अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे पास रोज़ाना बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और मैं इंडिविजुअली उन्हें आंसर करता हूं और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज, उनका मैं आंसर दे दूं ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो आता है कि व्हाट टूल्स, टेक्निकल टूल्स वी नीड टू स्टार्ट एन ऑनलाइन जर्नल। कौन से टेक्निकल टूल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक जर्नल को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन जर्नल स्टार्ट करने के लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के लिए आपको एक डोमेन चाहिए। डोमेन से मुराद है .com, .org, .net या .pk या कोई भी लोकल आपका जो डोमेन है जहाँ पे आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, तो उसका एक लोकल डोमेन चाहिए आपको। फिर उसको आईपी के थ्रू रूट किया जाता है आपकी होस्टिंग सर्विसेज के साथ। तो होस्टिंग चाहिए जहाँ पे आपका सारा डाटा सिक्योर होता है, सेव होता है। और होस्टिंग जो है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अच्छी कंपनी से लें। थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है लेकिन आपको सर्विसेज बड़ी स्टेबल मिलती है और बहुत अच्छी। तो मेरी रिकमेंडेशन है AWS। आप उसका लाइट सेल का मिनी सर्वर जो है वो तकरीबन $5 पर मंथ से स्टार्ट होता है, $60 पर ईयर पे पड़ता है। तो लाइट सेल AWS का आप ले लें और उस पर आप अपनी होस्टिंग करें। बहुत अच्छी स्टेबल है। 1 से 2 जर्नल आप उस पर चला सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा जर्नल्स पे जाएंगे या ज़्यादा लोड होगा आपकी वेबसाइट पे तो आप उसकी बड़ी वाली जो $10 पर मंथ है वो वाली ले लें। 120 आपको पड़ेगा पर ईयर, तो बहुत अच्छी। इसके अलावा जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम आपको चाहिए। जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद है कि जो आपकी पूरी पूरे जर्नल को मैनेज कर सके, सबमिशन प्रोसेस को, उसके रिव्यू प्रोसेस को और जो भी जर्नल मैनेजमेंट का जो भी प्रोसेस होता है उसको कर सके। फिर उसमें उसके आपको प्लगइन्स चाहिए। डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं उस पूरे सिस्टम को आपकी छोटी छोटी चीज़ों में जो काम है उसमें। इसके अलावा अगर आपकी एक पब्लिशर की कंपनी है जो कि एक से ज़्यादा जर्नल स्टार्ट कर रही है, तो वो जर्नल के अलावा आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसमें उन डिफरेंट जर्नल्स का लिंक हो और आप जिस जर्नल पे जाना चाहें उस जर्नल पे क्लिक करें और उस पर चले जाएं। ये उस सूरत में बहुत बेहतर रहता है जब एक से ज़्यादा आप जर्नल चला रहे हों और आप किसी पब्लिशिंग कंपनी को रन कर रहे हों। आप एक डोमेन लें पब्लिशिंग कंपनी पे और उस डोमेन के थ्रू आप जो है डिफरेंट जर्नल्स के सब डोमेन बना के उनको वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये टेक्निकल टूल्स आपको चाहिए एक जर्नल, ऑनलाइन जर्नल को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा बेस्ट है, कौन सा जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम हमें यूज़ करना चाहिए। वैसे तो बेशुमार हैं और आप इवन वर्डप्रेस की एक वेबसाइट पे भी जर्नल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो मैनुअल बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उसमें। तो उसमें सबसे बेस्ट जो इस वक्त मार्केट में है वो OJS है। OJS बेसिकली एक कनेडियन यूनिवर्सिटी ने बनाया था जिसका नाम है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, SFU, और बाद में MIT ने उसे ज्वाइन कर लिया। तो ये MIT और साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया। फिर बहुत सारी और कंपनीज आ गई जिन्होंने इसके प्लगइन्स बनाने शुरू कर दिए और इसके प्लगइन्स बनाए और मार्केट में लेके आ गए। और बहुत अच्छा ये सिस्टम, इवन HEC इसको रिकमेंड करता है कि ये वाला सिस्टम आप इंस्टॉल करें। इस सिस्टम का फायदा ये है कि ये पूरे का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, फ्रॉम सबमिशन टू इवन पब्लिकेशन। मतलब एक बच्चा जो है वो एक इंसान जो भी राइटर है वो उसको सबमिट करता है अपने पेपर को आपके जर्नल में, और फिर आप बीइंग मैनेजर या जो भी आपका रोल है उसको आप रिव्यू के लिए भेजते हैं। रिव्यूअर जो है वो ब्लाइंड रिव्यू भी हो सकता है, ओपन रिव्यू भी हो सकता है। वो आपको कमेंट देता है, रिकमेंडेशन देता है, उसकी बिना पे आप उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप उसको प्रोडक्शन में भेजते हैं, फिर इशू के लिए स्केड्यूल करते हैं। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो OJS हैंडल कर लेता है। बिल्कुल ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप बस क्लिक्स करते जाएं और वो इसमें इवन आपकी जो ईमेल्स हैं जो यूजर्स को जाती हैं कि जी आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया या अभी रिव्यू प्रोसेस में है, इवन रिव्यूअर्स को जो ईमेल्स जाती हैं, मैसेजेस जाते हैं, वो सारे का सारा ऑटोमेटेड है। आपको मैनुअली ईमेल टाइप नहीं करनी पड़ती, इसका ये फायदा है। अब इसमें एक और
क्वेश्चन आता है कि कैन वी स्टार्ट मोर देन वन जर्नल फ्रॉम ओजेएस। जी हाँ, बिल्कुल। ओजेएस जो है वो एक मल्टी जर्नल सिस्टम है, आप एक से ज़्यादा जर्नल उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप इंस्टॉल करें तो उसमें मल्टी जर्नल स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं जो हम जर्नल डेवलप करने के लिए, तो उसमें वो पूछते हैं जी कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जब हम जर्नल स्टार्ट करें। तो हम उनसे रिक्वायर करते हैं कि आप एक एडिटोरियल बोर्ड बनाएं, एडवाइजरी बोर्ड बनाएं, और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स की और एडिटोरियल की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें ईमेल्स, एफिलिएशन जो है वो नज़र आनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट से है, यूनिवर्सिटी से है, किसी थिंक टैंक से है। फिर उसको कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरी हो, ईमेल हो, फ़ोन नंबर हो। क्योंकि जब आप कोई चीज़ शो कराते हैं, बहुत सारे हमारा जो ट्रेडिशनल वो चलता है ना, वो ये होता है कि दोस्तों को डाल दिया या रैंडम नाम उठाए किसी इंटरनेट से और उसको एडिटोरियल बोर्ड में ले आए। तो ये अब जो है वो पॉसिबल नहीं रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, उसको एक ईमेल या उसके फ़ोन नंबर से उसको जो है ना कांटेक्ट किया जा सकता है। और स्पेशली जो एडवाइजरी बोर्ड है वो बड़ा पावरफुल होता है, ये जहन में रखिएगा। और एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनसे आपने कॉन्सेंट लाजमी लेनी है, एक ईमेल की शक्ल में। ये अब तो ईमेल ही है, कोई मैसेज आ गया आपको या कोई चीज़ ऐसी हो टेंजिबल जो आप प्रिंट निकाल के अपने पास सिक्योर कर लें। क्योंकि जब आप HEC में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे वाई कैटेगरी के लिए नए जर्नल, तो वो लाजमी आपसे पूछेंगे कि एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स की जो कॉन्सेंट है वो कैसे आपने लिया। तो उसमें आपने बहुत मोहतात होना है। और एडवाइजरी बोर्ड में वो लोग होने चाहिए जो कि कम से कम PhD हों, डॉक्टरेट की डिग्री हो उनके पास, तो ये होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है एक जर्नल स्टार्ट करने के लिए देनी पड़ती है। अगर आप किसी से डेवलप करा रहे हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, एडवाइजरी बोर्ड नहीं है, तो आप जर्नल में पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा फिशी हो जाता है कि यार इसने रिव्यूअर्स से रिव्यू कैसे कराया होगा, किसने इसको रिकमेंड किया होगा। जो एडिटोरियल बोर्ड है वो उसका तो नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक एडिटर इन चीफ है या जो भी मैनेजर है, वो कैसे ये सारे डिसीजन बना सकता है। तो ये पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए आपको एक एडवाइजरी बोर्ड, एक एडिटोरियल बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर रिव्यूअर्स जो हैं वो आप हायर करें। जो बाहर जो अच्छे जर्नल्स हैं वो क्या करते हैं कि रिव्यूअर्स को पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या इवन इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मसलन अगर वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस उनकी अगर कोई फ़ी है आर्टिकल पब्लिश करने की, तो अगर कोई रिव्यूअर उनके जो पेपर है रिव्यू करता है तो उसको क्रेडिट दे देते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आप अपना पेपर पब्लिश कराएंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे या आपको वेव ऑफ कर देंगे उसकी फ़ी। तो आप जो है वो रिव्यूअर्स की लिस्ट बना लें, रिव्यूअर्स हायर कर सकते हैं, या फिर वॉलंटरी बेस पे आप अगर आप किसी को वॉलंटियर रखते हैं रिव्यूअर, तो उसको पता होना चाहिए कि वो वॉलंटियर बेस पे ये काम कर रहा है। तो उनकी लिस्ट वैसे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स रिव्यूअर चाहते हैं कि उनका नाम आपकी वेबसाइट पे आए और उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो वो बड़ा अच्छा एक स्टेप होता है। अच्छा, जो कॉमन अभी पिछले दिनों मैंने इस पे 2-3 वीडियोस भी बनाई हैं कि कैसे आप जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एक और कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फो वी नीड व्हाइल अप्लाइंग फॉर ISSN। ISSN जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसमें सारे घबराते हैं। तो ISSN के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? तो बेसिकली ISSN ये कंफर्म करता है, पहले वैलिडेट करता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने जर्नल पे दी हुई है वो एग्जिस्ट करती है, वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिकेट है, या मतलब कि उसकी जो वैलिडिटी है या उसकी ओरिजिनलिटी है, क्या वो मशकूक तो नहीं है, फिशी तो नहीं है इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है। मसलन आपने कोई एडिटोरियल बोर्ड बनाया तो एडिटोरियल बोर्ड के जो बंदे हैं वो आपने रैंडम वैसे ही तो नहीं उठा के डाल दिए। मसलन उसके पीछे आपने डॉक्टर लगा दिया, उसका जो है वो ईमेल खुद से क्रिएट कर लिया, जर्नल के ऊपर ही है। मसलन उसका कोई भी नाम है और उसके आगे आपने अपने डोमेन का वो लगा लिया, तो वो थोड़ा सा फिशी हो जाता है। तो उस सिलसिले में आप ये ख्याल रखें कि जो एडिटोरियल बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड है उसके जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों और उनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो बिल्कुल विजिबल हो, पब्लिक हो। यानी आपने अपने पास नहीं रखनी, हिडन नहीं रखनी, वो पब्लिक हो। तो ISSN वाले जब आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं उससे पहले वो देखते हैं कि ये जर्नल पब्लिश हो रहा है, रेगुलर पब्लिश हो रहा है। और ISSN के लिए एक लाजमी चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको एक इशू लाजमी पब्लिश करना होता है एप्लीकेशन से पहले, ताकि आप जब अप्लाई करें तो वो आपके उस इशू को देख सकें।
कि ये इन्होंने वाकई पब्लिश किया है और ये एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी जो पब्लिशिंग एजेंसी है, जो पब्लिशर है वो एग्जिस्ट करता है। पब्लिशर का एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका प्रॉपर मेलिंग एड्रेस होना चाहिए, तो तब जाके आप ये ISSN अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको जो जर्नल का कॉन्टैक्ट है वो भी आपको देना पड़ता है। जर्नल में टेक्निकल कॉन्टैक्ट एक होता है और एक आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है, जो एडिटर इन चीफ का भी आप दे सकते हैं, या फिर जो जनरल मैनेजर है या एडिटोरियल मैनेजर है, जो भी है उसका। अच्छा, जो एक और कॉमन क्वेश्चन आता है जिस पे अभी रिसेंटली भी मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडेक्सिंग कैसे की जाए और इम्पैक्ट फैक्टर कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसके बारे में अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई है कि हाउ टू इम्प्रूव योर इम्पैक्ट फैक्टर। उसमें इंडेक्सिंग का भी जिक्र आया है और इम्पैक्ट फैक्टर का भी जिक्र आया है। तो ये अगर आप वीडियो देख लें, वैसे मैं बता देता हूँ कि जो इम्पैक्ट फैक्टर के लिए सीधा चीज़ें यही हैं कि आप जो है वो एक तो आपके पास वेल नोन थोड़े से राइटर्स होने चाहिए, वो अच्छे राइटर्स होने चाहिए, उनकी कोई साख हो, मार्केट वैल्यू हो उनकी। फिर जो पब्लिशर है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि वो पब्लिशर जो है वो ग्रे किस्म के जो जर्नल हैं वो तो नहीं पब्लिश कर रहा, या उसने मतलब वैसे ही रिव्यू के बगैर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, या कई लोग होते हैं अपना जर्नल स्टार्ट करके अपने ही आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों यारों के जो है वो आर्टिकल, उसमें जो है वो उसमें क्वालिटी नहीं देखते, बस क्वांटिटी होती है कि हर जो है पीरियोडिक का, हर वॉल्यूम का, हर इशू का जो है ना उसमें 5-6 आर्टिकल आ गए, चलो जी इशू पब्लिश कर दिया। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा आप मेरी वीडियो देख लें, मैं उसको रिपीट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं। बस आप कमेंट कर दें, मेरा ख्याल मैं कमेंट चेक करता हूँ, उसको रिप्लाई कर दूंगा। सबसे आसान तरीका ये होता है कि वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, उसमें मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की है और अपना ख्याल रखिए।